Hello everyone, my name is Shaili Saini. Today I am going to tell you about principle and applications of gel filtration chromatography and ion exchange chromatography. Firstly, we will start with introduction of gel filtration chromatography. Gel filtration chromatography, also known as molecular sieves chromatography, it is a chromatographic technique in which molecules in solution are separated by their size and some cases molecular weight. इसमें बताया गया है कि किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को प्योरीफाई या सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है उसे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। और ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जैसे कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होते हैं। किसी एक लार्ज साइज़ या स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हम जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। Second, usually applied to large molecules or macromolecules complex such as a protein and industrial polymers. This is the instrumentation of gel filtration chromatography. इसमें ये बताया गया है कि ये एक बोतल होता है जिसमें बफर सॉल्यूशन होता है, एज अ मोबाइल फेज वर्क करता है, एंड एक पंप लगा होता है जो कि मेंटेन करता है फ्लो के कांस्टेंट रेट को। एंड उसके बाद यहाँ हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इस बफर सॉल्यूशन मोबाइल फेज़ में। इसके बाद ये जो मोबाइल फेज़ होता है ये कॉलम में रन करता है। कॉलम में रेजिन पाए जाते हैं जो कि एज अ स्टेशनरी फेज़ का वर्क करता है। उसके बाद डिटेक्टर लगा होता है जो कि डिटेक्ट करता है लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्स में हम कलेक्ट करते हैं एंड डाटा सिस्टम में हमें ग्राफ मिलता है। ये इंस्ट्रूमेंट बेसिक होते हैं। इसका प्रिंसिपल रहता है, सबसे पहले ये एक हमारा मोबाइल फेज़ होता है, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन होता है। इसके बाद इसे पंप के द्वारा आगे भेजा जाता है। इसके बाद सैंपल को इस मोबाइल फेज़ से इस बफर सॉल्यूशन में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो सैंपल होता है वो कॉलम में रन होता है। कॉलम में बीट्स पाए जाते हैं। ये जो बीट्स होते हैं वो इस जाल के स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। इसमें जाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं फंस सकते, लेकिन इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं। एंड डाटा सिस्टम के फंस जाते हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल्स उसमें फंस जाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स को डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है एंड ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड डाटा सिस्टम के द्वारा हमें ग्राफ प्रिंट हो जाता है। इसके बाद इंटरमीडिएट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया जाता है डिटेक्टर के द्वारा, फिर उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। अभी हमने इसके प्रिंसिपल को समझा था, अब इसकी थ्योरी है। प्रिंसिपल ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज अप्लाइड टू अ क्रोमेटोग्राफी कॉलम विच कंटेन अ सॉलिड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्फेयर और बीट्स। सेकेंड है, द मास ऑफ द बीट्स विद इन द कॉलम ऑफन रेफर्ड टू एज अ कॉलम इज बी। Third, the beads act as a top or sieves, and the function to filter small molecules become temporarily trapped within the pores. Fourth, a large amount molecules pass around or excluded from the beads. Fifth, the large sample molecules can only partially penetrate the pores, whereas the small molecules can access most or all pores. Sixth, thus the large molecules elute first, small molecules elute later, while molecules that can extrude all the pores elute last from the column. इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट है, प्योरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक वायरसेस, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। सेकेंड है, सेपरेशन ऑफ शुगर
protein, peptide, rubber and other on the basis of their size. Third can be used to determine the quaternary structure purification protein. इसके बाद है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. फर्स्ट है क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन टेक्निक्स विच इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स. सेकेंड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. इन दिस क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बेस्ड ऑन द आयन्स. थर्ड है एनी चेंज molecules like protein, nucleic molecules are purified by the ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography process the separation ions and polar molecules based on their affinity to the ion exchanger. इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. फर्स्टली इसमें एक बोतल होती है जहाँ पर एक बफर, जिसमें हम बफर सॉल्यूशन लेते हैं जो एज अ मोबाइल फेज वर्क करता है. इसके बाद एक पंप होता है जो इस मोबाइल फेज को कॉलम के ऊपर रन करने के लिए हेल्प करता है. ये जो कॉलम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे इंस्ट्रूमेंट का. ये जो कॉलम होगा ये बेसिकली स्टेशनरी फेज होता है. जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल है इसके अंदर रहता है जिसमें हम रेजिन यूज़ करते हैं. ये बेसिकली 2 टाइप्स के रेजिन होते हैं. फर्स्ट है कैटायन एक्सचेंजर रेजिन और सेकंड है एनायन एक्सचेंजर रेजिन. इस कॉलम में रेजिन होते हैं, इनके बीट्स होते हैं. अगर हम कैटायन एक्सचेंजर रेजिन यूज़ करेंगे यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज पूरे बीट्स में रहेंगे. इसके साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड रहता है यहाँ पर हम कैटायन एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उसके अपोजिट चार्ज का फंक्शनल ग्रुप होगा. जैसे यहाँ पर हमने एनायन एक्सचेंजर रेजिन है तो इसके कारण बीट्स पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा. अगर हम कैटायन एक्सचेंजर रेजिन लेते हैं तो उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. इसके बाद डिटेक्टर और कंप्यूटर होते हैं. ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के. उसके बाद हम अब इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखते हैं. प्रिंसिपल का वर्क देखते हैं. अगर सबसे पहले क्या है, अगर यहाँ पर हम बफर सॉल्यूशन लेते हैं तो यह मोबाइल फेज की तरह वर्क करता है. इस बफर सॉल्यूशन में हमारा मिक्सचर होगा. जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होगा उसमें सैंपल को इसमें ऐड करते हैं. उसके बाद इसको पंप के द्वारा स्टेशनरी फेज के ऊपर रन कराया जाता है जिससे जो हमारा बफर सॉल्यूशन के साथ हमारा जो सैंपल होता है वो रन करता है इस स्टेशनरी फेज में. जिसके कारण अगर हमने यहाँ पर एनायन एक्सचेंजर यूज़ किया है, अगर यहाँ पर हमने प्रोटीन जैसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन हमने सैंपल लिया है और मोबाइल फेज के साथ हमने मिक्स करके हमने स्टेशनरी फेज में से जोड़ा है. सो प्रोटीन में से पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर एनायन एक्सचेंजर रेजिन यूज़ करेंगे. मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और उसके साथ साथ एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप चार्ज होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा. उसके बाद जो हमारा सैंपल होगा वो प्रोटीन सैंपल में से हमें प्रोटीन अलग करना है. प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज होगा. वहीं पॉजिटिव चार्ज इस फंक्शनल ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज को अलग करके खुद इस रेजिन में ये रेजिन के साथ बाइंड हो जाएगा. इसके बाद डिटेक्टर से हम डिटेक्ट करेंगे और इसके बाद कंप्यूटर में से हमें ग्राफ मिलेगा. इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. अभी हमने इसकी वर्किंग देखी थी, अब इसकी थ्योरी देखते हैं. फर्स्ट है द चार्ज मॉलिक्यूल्स in the sample are the separated by the electrostatic force of the attraction when the pass through the ionic resin at the particular pH and temperature. Second है the separation occurs by the reversible exchange of ion between the ions present in the solution and those present in the ion exchange resin used. Third है in ion exchange chromatography ions are the attached towards the cation and mobile phase can run off fast so the ions or analyze have a tendency to attach this cation portion so they elute last and the mobile phase will really faster. इसके बाद है applications of the ion exchange chromatography. First है it can be used for the almost any kind of charged molecules including large proteins, small nucleotides, nucleic acid and amino acid. Second है it is often used in a protein purification, water analysis. थर्ड है आयन एक्सचेंज इज वाइडली यूज इन फूड इंडस्ट्रीज, मेटल फिनिशिंग, केमिकल एक्सेट्रा. फोर्थ है ड्रिंकिंग वाटर